हाय फ्रेंड्स, फ्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है आपको एआईएस के बारे में जानकारी देना। आपका जो फॉर्म 16 है उसको कैसे देखते हैं और आपकी पे स्लिप के बीच में कौन से ऐसे अलाउंसेस वगैरह है जो आपको मिलते हैं और कैसे आप अपना इनकम टैक्स वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। बहुत से पर्सन को अपना एआईएस, फॉर्म 16 और पे स्लिप देखने के लिए वो मोटी मोटी सिर्फ इनकम देखते हैं, लेकिन और भी इसमें से बहुत से ऐसे डाटे होते हैं जो कि आपको नहीं पता होते हैं। इस वीडियो में हम आपको आपका एआईएस, फॉर्म 16 और पे स्लिप की वो चीज़ें देखने की जानकारी देंगे जो कि आपको नेक्स्ट में काम आएगी और जिससे आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। अभी जो फार्म आपके सामने खुला है ये है एआईएस, जिसको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ये इसका पार्ट बी है। पार्ट ए में आपकी पर्सनल जानकारी रहती है, जिसमें आपका पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ऐसी एड्रेस वगैरह ये सारी जानकारी रहती है जो कि मैंने इधर हिडन की हुई है। फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट बी से। पार्ट बी के बीच में टीडीएस 192 सेक्शन के अंदर जो आपको सैलरी रिसीव हुई है, जिस सेक्शन 192 के अंदर जो आपका पीएओ, जो भी आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपको सैलरी देता है। ये जो सैलरी है, इसी सैलरी के बेस पे ही आप अपनी कोई भी चीज़ देख सकते हो। आप जब भी ये सैलरी देखोगे तो आप खुद देखोगे कि इसके बीच में जो भी डाटे हैं वो आपको मिलते हैं। जैसे कि आपका टीडीएस 192 के तहत ये मिलता है, जो आपकी जो सैलरी रिसीव होती है 190 सेक्शन 92 के अलावा। जो आपका पीओ है, पीओ वो होता है जहाँ से आपको सैलरी रिसीव होती है, जैसे कि आपका अहमदनगर। और ये आपका जो होता है, जो टैन नंबर होता है, इस टैन नंबर को ही हर जगह पे यूज किया जाता है। इसी से आपके एम्प्लॉयर का पता चलता है। जो आपकी सैलरी एनुअली है वो है जे वाली, जो लास्ट में आपकी लिखी हुई है, ये आपकी सैलरी होती है। इसके बाद ये आपका जो टैक्स है क्वार्टरली चलता है। जैसे कि अप्रैल से जून, जो क्वार्टर वन है, जो नीचे से स्टार्ट होता है, जो क्वार्टर वन में है। क्वार्टर वन में जो टैक्स काटा गया था अप्रैल से जून, ये क्वार्टर वन यहाँ से दो पोर्शन में, 9 में, 7.8 में, इसमें जो आपका टैक्स है जो क्वार्टर में है। क्वार्टरली ये आपका डिपॉजिट होता रहता है। इसके बाद जुलाई से सितंबर, जो जुलाई से आपका सितंबर में टैक्स काटा गया है वो ये है। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर, जो अक्टूबर से दिसंबर है वो ये। जब भी आपका टैक्स कटता है वो उसके बाद क्वार्टरली क्वार्टरली डिपॉजिट होता है। आप उसको एक ही बार में डिपॉजिट नहीं कर सकते। हर जो आपका टैक्स कटेगा वो क्वार्टरली क्वार्टरली ही डिपॉजिट होता है। उसी हिसाब से आप अपने टैक्स को देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाता, अब अभी बहुत से पर्सन ये है जो कि म्यूचुअल फंडों में, शेयर मार्केट में भी पैसे लगा रहे हैं। इस एआईएस फार्म में आपको कहीं से भी कोई भी इनकम होती है वो आपको शो हो जाती है। जिस तरह ये आपका एआईएस फार्म जो है, इसके बीच में अगर आपने कोई म्यूचुअल फंडों में पैसा लगाया है, कोई शेयर मार्केट में लगाया है, वो सारे आपको शो हो जाएंगे। इसी तरह इस फार्म में हम देखेंगे कि आपको जो अमाउंट है शेयर मार्केट से 5022 जे मिला है, 5,5422 रुपये, ये दो में से मिला है। एक आईसीआई प्रोसीड्यू म्यूचुअल फंड और ये भी नीचे दो म्यूचुअल फंड है जो कि दोनों आईसीआई के हैं। इसके बीच में भी आपको ये पैसा मिला है। इसी तरीके से आप इस म्यूचुअल फंड को भी देख सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट में बात करते हैं, जब हम नेक्स्ट में करते हैं तो नेक्स्ट में भी इसी तरीके से आगे दिखाया जाता है। ये दो म्यूचुअल फंड होते हैं जहाँ से उसको 5422 रुपये इनकम हुई है। इसके बाद है ये इनकम टैक्स पेमेंट सेल्फ असेसमेंट। इस पर्सन ने 1000 रुपया सेल्फ असेसमेंट में डाला है। इसका पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक नहीं था, जिस वजह से इनको 1000 रुपया डिपॉजिट करना पड़ा था। और ये इन्होंने 2023-24 में और 21-22 में इनकम टैक्स पेमेंट सेल्फ असेसमेंट, जहाँ तो इस पर्सन का पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक नहीं था, उस वजह से इन्होंने चालान के जरिए फिलअप किया है। या फिर इनको जो डिमांड नोटिस भी हो सकती है। जिस तरह अगर किसी को डिमांड नोटिस आती है तो वो भी उसको क्लियर करना पड़ता है। इस तरह ये 2023-24 में इस पर्सन ने जो 1000 रुपया डिपॉजिट करवाया था, ये उसका डाटा है। जिस तरह ये 23-24 में असेसमेंट ईयर में और ये 21-22 में, इसमें इसने 1000 रुपया डिपॉजिट करवाया है। और इधर भी 2000 असेसमेंट ईयर 21-22। हो सकता है इस पर्सन को डिमांड नोटिस आया हो और इस पर्सन ने उसको पे किया हुआ। अभी बात करते हैं पे स्लिप के बारे में। बहुत से पर्सन ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी पे स्लिप में सिर्फ अपनी इनकम वगैरह देखते हैं। ये होता है आपका बेसिक पे।
इसके बाद मिलिट्री सर्विस पे टीपीटीएल, डीए, पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंसेस, एलआरए, रिक्रूटिंग अलाउंसेस, आपके कुछ एक अलाउंसेस पे टैक्स छूट होती है, जो कि कुल मिला के अगर आप पीस में रह रहे हो तो आपको मोस्टली 30 से 40 हज़ार रुपये तक की छूट मिलती है। इससे ज़्यादा की छूट आपको लागू नहीं होती है। अगर आपको ग्लेशियर के, जे एंड के रिस्क अलाउंसेस मिलते हैं तो वो कुछ एक हद तक छूट में है, ना कि सभी। अभी राइट साइड में देखते हैं, राइट साइड में जो आपका 25,000 कट रहा है, ये इस पर्सन का आर्मी फंड है। AFPP फंड सब्सक्रिप्शन, ये इस पर्सन का जो कट रहा है, ये आर्मी फंड है। इसी आर्मी फंड के ऊपर जमा होता रहता है। पहले इस आर्मी फंड पे भी टैक्स लग गया था, लेकिन बाद में इसकी लिमिट और बढ़ा दी गई। इसके बाद जो AGIF भी एक आर्मी का इंश्योरेंस फंड होता है, जो कि हर किसी का कटता है। ये इसका 2590 रुपये है। इसके बाद यहाँ पे ई टिकटिंग, बहुत से पर्सन ई टिकटिंग जब करवाते हैं तो उसका टैक्स जहाँ पे शो होता है, जो भी उसका पैसा कटता है ई टिकटिंग का। जैसे हम ट्रेन बुकिंग करते हैं तो अगर वो फुल वारंट होता है तो उसमें हमें कोई भी पैसा नहीं देना होता है। अदरवाइज अगर वो सीवी वारंट है तो उसका जो हाफ पेमेंट है वो हमारे द्वारा दी जाती है, और वो जहाँ पे शो होती है ई टिकटिंग में, उसकी हाफ पेमेंट जो है जहाँ पे शो हो जाएगी। इनकम टैक्स एक्ट, जैसे ही इस पर्सन का 3408 रुपये कटा है, ये इनकम टैक्स है। ये 3408 रुपये इस मंथ की पेमेंट से कटा हुआ इनकम टैक्स है। अमाउंट क्रेडिट टू बैंक, उसके बैंक में ये 32,136 रुपये आया है। इसके अलावा भी पे स्लिप में बहुत से ऐसे डाटे होते हैं जो देखने वाले हैं। जैसे ही हम इसको नीचे को स्क्रॉल करते हैं तो जो हमें ये अलाउंसेस मिलते हैं, हमें वो दिखाए जाते हैं। अभी बात करते हैं कि जब ये अलाउंसेस मिलते हैं तो जहाँ पे सभी अलाउंसेस लिखे जाते हैं, टीपीटीएल, डीए, क्लास पे, सीए, पर्सनल मेंटेनेंस, एलआरए, एचआरए, एलएफ, रम अलाउंसेस। इसके बीच में जो आपका सीए होता है, तो सीए एक पर्सन का 27,000 रुपया मिलता है, और दो पर्सन बच्चों का 54,000 रुपये। लेकिन वो 54,000 रुपये टैक्स की छूट में नहीं होता। इनकम टैक्स में एक बच्चे पे सिर्फ जो टैक्स छूट मिलती है, सिर्फ 1200 रुपये पर एनुअल मिलती है, और दो बच्चों का 2400 रुपया ही टैक्स फ्री होता है, ना कि 54,000। आप खुद सोच सकते हो कि 54,000 टैक्स फ्री नहीं है, जबकि 54,000 आपको अमाउंट मिलेगा, लेकिन आपको जो टैक्स छूट मिलेगी सिर्फ 2400 रुपये पे ही मिलेगी। इस तरह जब हम पे क्लिप को और नीचे करते हैं तो इसमें और भी बहुत से डाटे होते हैं। ये इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा होता है, जहां से हमें आपके टैक्स के बारे में पता चलता है। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम रिसीव्ड अप टू मंथ नील, यह 7,23,494 रुपये जो है, इस पर्सन ने उस मंथ तक इसको रिसीव कर लिया है। जब उस पर्सन ने इतना पैसा रिसीव कर लिया है तो इसी के ऊपर ही गवर्नमेंट टैक्स कैलकुलेट करती है। इसी टैक्स के जरिए ही पता चलता है कि फरवरी लास्ट तक उस पर्सन का कितना टैक्स कटेगा, और गवर्नमेंट उस पर टैक्स एप्लीकेबल कर देती है। इसके बाद अभी हम देखते हैं फॉर्म 16। जब हम फॉर्म 16 देखते हैं किसी पर्सन का, तो बहुत से पर्सन फॉर्म 16 में भी बहुत सी गलतियां करते हैं। फॉर्म 16 में आप सबसे पहले ये जो आपका है डिटेक्टर होता है, जो मेन होता है, उसके बाद 10 ऑफ द डिटेक्टर, आपको ये जो मिला गया पैसा है वो किस डिपार्टमेंट से है, उसका ये 10 नंबर होता है। इस 10 नंबर से भी सर्च कर सकते हैं कि आपकी कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी आपको पैसा देती है, तो वो सारा इस 10 नंबर पे होता है। उसके बाद पर्सनल का पैन कार्ड नंबर होता है, जो कि यहाँ लिखा जाता है। इसके बीच में पीरियड लिखा जाता है कि आपको कब से कब, जैसे 2022 से लेकर 23 तक इनका जो पैसे की जो फॉर्म 16 इशू हुआ है, इनका 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक ये इशू हुआ है। और जहाँ पे आपका जो टैक्स कटा हुआ होता है वो मोस्टली ऊपर लिखा जाता है। इसमें भी ये फॉर्म 16 होता है, क्वार्टरली बेस पे होता है। ये क्वार्टरली 1 है, ये क्वार्टरली 2 है, ये क्वार्टरली 3 है, और ये क्वार्टरली 4 है। इस पर्सन का जो टैक्स काटा गया था वो क्वार्टरली 4 में काटा गया था, जो कि इकट्ठा ही 50,834 रुपये। क्वार्टरली 4 का मीनिंग्स है कि उसका जो पैसा काटा गया है वो जनवरी और फरवरी महीने में कट गया था। बाकी के जितने भी वो 9 मंथ ऐसे रहा था, उसमें जो वो टैक्स नहीं कटा था, उसका जनवरी और फरवरी में ही 2 महीनों में ही 50,834 रुपये कट गया था, और ये जहाँ पे भी कैलकुलेट होता है। इसके बाद नीचे देखते हैं ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी वो सैलरी होती है जो आपकी टोटल इनकम पे होती है। अभी टोटल इनकम हर किसी इनकम को मिलाया जाता है। इसमें आपके ड्रेस अलाउंसेस भी होते हैं, जो आपको दिवाली बोनस भी मिलता है, वो सारे अलाउंसेस, आपको जो मूव अलाउंसेस मिलता है, वो सारे मिला के जो ग्रोस सैलरी होती है वो होती है।
इसके बाद आ जाती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। गवर्नमेंट हर किसी को अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रही थी, बट 2023-24 में न्यू टैक्स रिज्यूम के हिसाब से इस बार फॉर्म 16 किसी अलग तरीके से आएगा, और जैसे ही वो आएगा हम आपको बता देंगे। इसके बाद जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की दी जाती है वो ये लिखी हुई है। इसके बाद डिडक्शन को कम करके जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पे। इसके बाद अगर आपको कोई सीए मिलता है तो यहाँ पर वो 1200 या 2400 लिखा जाएगा। अगर आपको कोई भी सीए मिलता है, इस केस में इस पर्सन को कोई भी सीए नहीं मिला है, जिस वजह से उसका ये नील है। अगर वो यहाँ पे बच्चों का सीए क्लेम करता तो उसको यहाँ पर 1200 या 2400 रुपया लिख कर आता। अभी इसके नीचे आ जाते हैं तो नीचे यही इस तरह होता है। अभी है ग्रॉस अमाउंट। जब आप इस ग्रॉस अमाउंट को देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि जैसे हमने पहले बताया था कि आप जितना मर्जी फंड कटवा लो, आपको जो टैक्स में छूट है वो आपको कम ही मिलती है। अभी डिडक्शन अंडर चैप्टर 4A, जो चैप्टर 4A के अंदर ये पर्सन 25 जितना भी फंड कटवा रहा है उसका टोटल इनकम है 2,15,000। वो पर्सन एक साल में 2,15,000 का फंड कटवा रहा है, बट उसको इसकी छूट कितनी मिल रही है? सिर्फ ओनली 1,500। सेक्शन 80C की जो लिमिट है वो सिर्फ 1.5 लाख है। आप चाहे फंड को 3 लाख कर लो, आप 5 लाख कर लो, उसकी जो लिमिट रहेगी वो 1.5 लाख रहेगी। उसने फंड कटवाया 2,15,000, बट उसको उस टैक्स में से छूट मिली 1,50,000। और इसी तरह जो 80C सेक्शन की छूट है वो इतनी ही है। इसके बाद जो अदर सेक्शंस हैं 80DD 80U, आप इन सेक्शनों में छूट होती है, पर ये कुछ एक हद तक डिसेबिलिटी को मिलती है या फिर अदर छूट्स में आती है। इस तरह इस पर्सन को जो 1.5 लाख की छूट मिली थी ये माइनस कर दी जाती है और राउंड ऑफ इतना आ जाता है। और जितना भी इसका टैक्स बनता है उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस लगता है, जो कि 4% एजुकेशन सेस 1956 रुपये है। इस तरह आपकी जो टैक्स कट रहा था वो टैक्स बना था 48,878 रुपये, और एजुकेशन सेस मिला के आपका वो बन गया 50,834। और इस केस में इस पर्सन का 50,834 रुपये कट गया था। आप सिर्फ इस तरीके तक यहाँ तक ही फॉर्म 16 देखते हो, बस इसके अलावा भी फॉर्म 16 में ये चीज जो ये पोर्शन होता है, तीसरा पेज भी किसी को बोलते हैं, ये बहुत एक काम की चीज है। इस पर्सन को कोई भी देखता नहीं है, ये एक बहुत जरूरी चीज है। आज हम इसी के बारे में भी और बताएंगे। ये जो फॉर्म 16 है इसके बीच में आपको पता चलता है कि आपकी जो पेमेंट है वो 8,81,000 आई है, वो कैसे और किस बेस पे आई है। ये जो इनकी पेमेंट है 8,81,870 रुपये, वो इस बेस पे आई है। आप खुद देखो, इसको जो फाइनेंशियल ईयर मार्च 22 से लेके मार्च 23 तक जो इनकम मिली है वो सिर्फ 5,61,331 रुपये है। उसकी एक साल की इनकम जो है टोटली 5,61,331 रुपये हो रही है, बट उसकी जो पिछले साल की इनकम थी जो उसको एरियल के रूप में मिली है वो 2,86,419 रुपये मिली है। जब आप इस चीज को देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि उसकी इस साल की इनकम के बीच में 2,86,000 रुपया पिछले साल का था, जिसको कि एरियल का अमाउंट बोला जाता है। इस एरियल के अमाउंट के लिए एक अलग से फाइल लगती है, उस फाइल के जरिए ही इसको हम एग्जाम्प्ट ले सकते हैं। ये 2,86,000 का जो अमाउंट है पिछले साल का है, और इसको पिछले साल के साथ में ही एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप इसको पिछले साल के साथ में एडजस्ट करोगे तभी आपका रिफंड जो है जेन्युइन बनता है, अदरवाइज गलत लॉन्सेस लिख के इसका आपका रिफंड गलत बन सकता है। इसके अलावा जो इसका जो 2020 से लेके 21 तक जो पैसे आए हैं वो 25,581 रुपये आए हैं। ये जो पैसा भी है 25,000, ये आपको इसको 2020-21 के साथ में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ना कि इसी के साथ में। इसके बाद में 2019 से लेके 20 तक जो इसका पैसा था वो 85,86 रुपये था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो फॉर्म 16 में होती है, और इसी के आधार पर ही अगर आप एरियल की फाइल लगाते हो तो आपका टैक्स रिफंड जो है वो जेन्युइन बनता है। इसको ध्यान में रखते हुए जब भी आईटीआर भरते हो तो ये आपका जो तीसरा पोर्शन है, बहुत से पर्सन इसको मिस कर देते हैं, जबकि इसको देखकर उसी हिसाब से एरियल की फाइल लगानी चाहिए और अपने रिफंड को सही तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए और सही तरीके से आईटीआर फाइल